नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, साल था 1837 का। भारत में ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर शासन कर रही थी। 1757 और 1764 की लड़ाइयों के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता ने अपने पैर जमा लिए थे। 1834-35 के आसपास मैकाले ने अपनी बात रखी थी और 35-36 तक भारत को भी पता चल गया था कि मैकाले कोई नवीन शिक्षा पद्धति की चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत के सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे थे। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्माण तो नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुरातात्विक खोजें हो रही थी। 1784 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने रॉयल ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसके पश्चात एशिया और भारत के क्षेत्रों से प्राप्त पुरावस्तुओं को ले जाकर के कलकत्ता में संरक्षित किया जा रहा था। इसके पश्चात धीरे धीरे करके आंग्ल विद्वानों को यह लगने लगा कि यदि भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझना ही पड़ेगा और भारत की असली सभ्यता और असली संस्कृति यहाँ के जमीन के नीचे से ही प्राप्त की जा सकती थी। और इसी क्रम में आंग्ल विद्वानों ने अनेक प्रयत्न करके यहाँ के पुरावस्तुओं को समझने का प्रयास किया। बर्गेस जैसे विद्वानों ने प्रयास किया आगे चल करके कि गुफाओं में जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी गुफाओं से प्राप्त संस्कृतियों के साक्ष्य हैं, उनके विषय में बताया जाए। इसके अतिरिक्त मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण का कार्य किया और 23 जिल्दों में अपने रिपोर्ट को प्रकाशित किया। कई पुस्तकें भी लिखी। इसी क्रम में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भी पुस्तक लिखी थी और कई ऐसे आंग्ल विद्वानों ने लेखन का कार्य किया जिससे हमें उस समय की आंग्ल विद्वानों की विचारधारा समझ में आती है। इसी क्रम में एक विद्वान जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जिन्हें जॉन सैम्पोलियो और रॉलिंसन के समकक्ष माना जाता है, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और हम आज चर्चा करेंगे बौद्ध सभ्यता को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले महान दूरदर्श चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विषय में, जिन्होंने यह बताया कि भारत में कोई मौर्य काल हुआ करता था, मौर्य युग हुआ करता था, जिस समय अशोक नाम का एक दूरदर्श, एक साहसी महत्वाकांक्षी शासक शासन कर रहे थे। तो अशोक के विषय में बहुत कुछ बताया है प्रिंसेप ने। और प्रिंसेप सबसे पहली बार दानम शब्द को पढ़ते हैं, जो कि सांची के महास्तूप पर लिखा हुआ था। तो अत्यंत कठिनाई से, अत्यंत परिश्रम के पश्चात प्रिंसेप को सफलता मिलती है भारत की एक अज्ञातनामा लिपि को पढ़ने में, जिसको हम धम्म लिपि, बंभी लिपि या ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। बंभी लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि ललित बिस्तर में लगभग 64 लिपियों का उल्लेख है और इस तिब्बती ग्रंथ में जो पहली लिपि है वो बंभी है। अंग्रेज विद्वानों को लगा कि संभवतः ये बुद्धिस्टों की लिपि होगी, इनको पता होगी, इसलिए उन्होंने इसका नामकरण बंभी कर दिया, जिसका अपभ्रंश आप ब्राह्मी के रूप में देख रहे हैं। अशोक ने इसी को अपने लेखों में इयम धम्म लिपिचा या इयम धम्म लिपिचा करके लिखवाया है, जिससे पता चलता है कि यह धम्म लिपि थी। अशोक के समय में इसको धम्म लिपि के नाम से ही जाना जाता था। तो हम लोग चर्चा करेंगे जेम्स प्रिंसेप की और बात करेंगे ओरिएंट ब्लैक सॉन से प्रकाशित पुस्तक, जिसका नाम है इतिहास लेख 500 ईसा पूर्व से सन 2000 ईस्वी तक। इसके लेखक ई श्रीधरन है और इसका हिंदी अनुवाद किया है मंजीत सिंह सालूजा ने। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 358 पर जब आप जाते हैं
तो वहां पर इन्होंने जेम्स प्रिंसेप के विषय में बताया है कि उन्होंने इतिहास लेख में क्या सहयोग किया हुआ है अपने शोधों के माध्यम से। जेम्स प्रिंसेप ने लगभग 1799 से 1840 ईस्वी के मध्य भारत में रह करके बहुत कुछ किया था। 1840 में वो अपने स्वदेश लौट गए, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई, और 1837 में इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। 1781 में चार्ल्स विल्किंस ने बंगाल के पालों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग आरंभ किया। तो सबसे पहली बार अभिलेखों का प्रयोग इतिहास के पुनर्निर्माण के रूप में 1781 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस नामक विद्वान ने किया, जिन्होंने बंगाल के क्षेत्र में शासन करने वाले पालों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास उनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों के माध्यम से किया था। 1785 में उन्होंने गया के कुछ अभिलेखों के गुप्त ब्राह्मी अक्षरों की पहचान की, जिनसे मौखरियों के इतिहास का पता चला, जिन्होंने ईसा के बाद 6ठी शताब्दी के दौरान गया पर शासन किया था। तो मौखरियों की 3 शाखाएं हमको मिलती हैं। एक बड़वा के मौखरी हैं जो कि राजस्थान में दिखाई देते हैं, दूसरे कन्नौज के मौखरी हैं जो हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं, तीसरे गया क्षेत्र के मौखरी हैं जो हमको बिहार के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यहाँ से शार्दुल वर्मा जैसे कुछ शासकों के नाम हमको मिलते हैं। और मौखरियों का संबंध उत्तर गुप्त शासकों के साथ दिखाई देता है। किंतु जिन अभिलेखों ने विद्वानों के लिए सबसे अधिक उलझन पैदा की, वे प्राचीन ब्राह्मी में लिखे गए अशोक के अभिलेख थे। यहाँ पर अशोक लिखा हुआ है, जबकि लेख में अशोक लिखा हुआ मिलता है। इन अभिलेखों पर अनुमानों का सिलसिला लगभग 50 वर्षों तक जारी रहा। 1750 में सबसे पहली बार टी फिनथेलर नाम के विद्वान को अशोक का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था। इस तरीके से 50 से अधिक वर्षों तक यह देखा गया कि आंग्ल विद्वान अशोक के अभिलेखों को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनको बताया गया था कि भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है और लिपि देवनागरी है, इसीलिए वो लोग अशोक के अभिलेख को संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि की तरह पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। जबकि यह लेख पाली और पाकिद भाषा में तथा धम्म लिपि में लिखवाए गए थे, और इसका उद्घाटन होने में अभी बहुत समय बचा हुआ था, क्योंकि प्रिंसेप के आने के बाद ही यह संभव था। अशोक की ब्राह्मी को जेम्स प्रिंसेप के रूप में इसका सैमपोलियो मिला। तो सैमपोलियो कौन थे? सैमपोलियो ने मिस्र के रोजेटा से जो प्रस्तर प्राप्त हुआ था, जिसे हम रोजेटा प्रस्तर लेख के नाम से जानते हैं, इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जो लगभग 3 भाषाओं में 3 लिपियों में लिखा हुआ था। इसमें से हायरोग्लिफिक लिपि का नाम सर्वप्रमुख है। प्रिंसेप का संक्षिप्त जीवन परिचय विद्वता की कहानी है। तो प्रिंसेप जो थे वो एक विद्वान व्यक्ति थे। इनके विषय में बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने तरीके से मत रखते हैं। वे कलकत्ता के टकसाल में एसे मास्टर थे, इसीलिए कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता के टकसाल विभाग में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, किंतु अंततः भारतीय पुरातत्व के आरंभिक काल के अग्रणी पुरोधा बने। उनकी व्यापक वैज्ञानिक जिज्ञासा एक ज्वलंत अदम्य उत्साह से अनुप्राणित थी। प्रिंसेप ने चट्टानों, स्तंभों और स्तूपों के रेलिंगों पर उत्कीर्ण अभिलेखों से बड़ी संख्या में प्राचीन ब्राह्मी या धम्म लिपि के अक्षरों के संदर्श एकत्र किए, जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया था। तो प्रिंसेप ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने प्राप्त लेखों को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया, कुछ अक्षरों को लिखने और समझने का प्रयास किया, लेकिन वे गलत ट्रैक पर जा रहे थे। वे संस्कृत समझ रहे थे भाषा, लेकिन वो भाषा पाली और पाकिद थी।
इसीलिए वो पढ़ने में असफल थे। 7 वर्षों तक आदतन जलपान के बाद प्रत्येक सुबह हर संदर्शों को फैलाकर पूरी एकाग्रता तथा जिज्ञासा के साथ उन्हें निहारते रहते थे। तो प्रिंसेप सुबह सुबह उठते थे और सारे संदर्श जो उन्होंने एकत्रित कर रखे थे उनको देखते और सोचते थे कि ये कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है और मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। यदि ये संस्कृत है, जैसा कि यहाँ के विद्वान बता रहे हैं कि ये संस्कृत है, लेकिन ये संस्कृत लग नहीं रही, नहीं तो मैंने पढ़ लिया होता। प्रिंसेप को यह डर सताता रहता था कि कुछ जर्मन विद्वान उन अभिलेखों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रिंसेप को यह भी डर था कि कुछ जर्मनी के विद्वान उनको इन अभिलेखों को पढ़ने में संभवतः बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए वो थोड़े सशंकित रहा करते थे। प्रिंसेप की मेहनत 1834 नहीं 1837 में रंग लाई, जब अशोक के अभिलेखों की प्राचीन धम्म वर्णमाला के रहस्य की कुंजी अकस्मात उनके मस्तिष्क में उत्पन्न हो गई। प्रिंसेप की यह उपलब्धि महत्व की दृष्टि से शैम्पोलियो, जिन्होंने रोजेटा प्रस्तर को पढ़ा, द्वारा मिस्र के रहस्यात्मक संकेताक्षरों को पढ़ने, और रालिंसन, जिन्होंने डेरियस के बेहस्तू, नक्शे रुस्तम और पर्सिपुलिस जैसे लेखों पर काम किया, उनके द्वारा कीलाक्षरों का रहस्योद्घाटन करने जैसी उपलब्धियों के तुल्य है। तो प्रिंसेप की तुलना की जाने लगी शैम्पोलियो से, जिन्होंने बड़ी मेहनत से रोजेटा प्रस्तर को पढ़ा था, और रालिंसन से, जिन्होंने बेहस्तू, नक्शे रुस्तम और पर्सिपुलिस लेखों को पढ़ा था। एक विशाल और अब तक अज्ञात राज्य इतिहास में जुड़ गया। न केवल किंवदंतियों में जीवित बौद्ध सम्राट ऐतिहासिक अशोक बन गए, बल्कि भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, जो पाली साहित्य में छुपा हुआ था, ऐतिहासिक शोध और पड़ताल हेतु प्रकाश में आ गया। तो मैंने पहले ही कहा कि बौद्ध सभ्यता पर एक नवीन प्रकाश डालने का कार्य प्रिंसेप द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप इसीलिए महान है क्योंकि उन्होंने भारत की एक खोई हुई संस्कृति सभ्यता को ढूंढने का प्रयास किया, एक पूरे कालखंड को ढूंढने का प्रयास किया, जिसको हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। वह मौर्य साम्राज्य जिनके शासकों ने भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया तक के क्षेत्र में धम्म का प्रचार किया था। और महत्वपूर्ण शासक दिखाई देते हैं अशोक, जिन्होंने अपने 13वें शिलालेख शाहबाजगढ़ी संस्करण में बताया है कि उनके धम्म का पालन मिस्र, मैसेडोनिया, सेंट्रल एशिया आदि तक के राजा भी किया करते थे, और दक्षिण में सिंघल, तम्बपड़ी जैसे क्षेत्रों तक भी धम्म का पालन लोग कर रहे थे। अपने उदाहरण से प्रिंसेप ने अनुसंधान की जो प्रणाली विकसित की वह इंडियन एंटीक्विटीज में देखी जा सकती है, जो उनके ऐतिहासिक, पुरालेखीय और मौद्रिक निबंधों का संकलन है, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। तो प्रिंसेप के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया और यह देखा कि प्रिंसेप के ही प्रयासों से पहली बार अशोक के विषय में जानकारी मिली। प्रिंसेप ने ही पहली बार मौर्य सम्राट अशोक के विषय में बताया और उनकी राजाज्ञाओं के विषय में बताया, जिससे कि हमें एक इतिहास का नवीन अध्याय प्राप्त हो गया। अशोक का नाम 3 अभिलेखों मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम में अशोक प्राप्त होता है। अन्यथा अशोक अपने लेख में देवानंग पियेन पियदशिलाजेन आहा मागधे करके लेखन का कार्य प्रारंभ करवाते थे और बाद में वो अपनी राजाज्ञा के विषय में बताते थे। इस तरीके से देखा जाए तो अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता बल्कि देवानंग पियेन मिलता है। मजे की बात यह है कि सायणाचार्य ने जो अपनी व्याकरण की पुस्तक बनाई या और जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने अपने व्याकरण की पुस्तक बनाई, उसमें उन्होंने देवानंग पियेन का अर्थ मूर्ख, भेड़ा और बकरा से किया है। प्रिंसेप के विषय में ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भी सूचना प्राप्त होती है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण में
गुरुंड नाम से अंग्रेजों की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी गुरुंड ठीक थे, लेकिन 2 गुरुंड ऐसे थे जिन्होंने ठीक काम नहीं किया। संभवतः ये या तो मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे या फिर यही जेम्स प्रिंसेप होंगे, जिन्होंने धम्म लिपि का उद्वाचन करके अशोक के विषय में बताया, मौर्य संस्कृति के विषय में बताया, मौर्य काल के विषय में बताया। तो इस तरीके से प्रिंसेप एक महान विद्वान थे। उन्होंने जो कुछ भी दिया उनके माध्यम से ही आज हम अशोक के या धम्म लिपि में लिखे हुए लेखों को पढ़ने में सक्षम हो सके हैं। बेशक वो अपने लिए यह कार्य कर रहे थे, बेशक वो ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे थे, किंतु उनके द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।